हेलो एवरीवन। सो इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा हम डिटेल फ्लैशबैक में जाते हैं और ताकि हमको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो। ठीक है। सो जैसे आप अगर हम कंबशन प्रोसेस को समझने के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो कंबशन इन आईसी इंजन्स जो है वो दो तरीके से समझा जा सकता है, क्योंकि एक सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो है वो ये कि जो एस आई इंजन्स होते हैं और सी आई इंजन्स होते हैं, दोनों ही केस में कंबशन का बिहेवियर डिफरेंट होता है। ठीक है। अब ये कैसा क्या होता है और काफ़ी कुछ जो सिमिलैरिटीज़ हैं हम उनसे स्टार्ट करते हैं। तो दोनों ही केस में अभी हम जो है फर्स्ट केस में 4 स्ट्रोक इंजन्स की बात कर रहे हैं। ओके। दोनों ही आपके 4 स्ट्रोक इंजन्स हैं, भले वो सी आई इंजन हो या फिर एस आई इंजन हो। तो 4 स्ट्रोक कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट स्ट्रोक इज़ योर सक्शन स्ट्रोक। ओके। सेकेंड स्ट्रोक इज़ योर कंप्रेशन स्ट्रोक। ओके। थर्ड स्ट्रोक इज़ योर पावर स्ट्रोक। इसको हम एक्सपेंशन स्ट्रोक भी कहते हैं। देखेंगे क्यों कहते हैं। एंड फोर्थ स्ट्रोक इज द एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ओके। तो ये जो 4 स्ट्रोक्स हमें यहाँ पर मिलते हैं, ये इनका दोनों ही इंजन्स के केस में कैसा बिहेवियर रहता है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, यही चारों स्ट्रोक्स दोनों ही आपको टाइप के इंजन्स में मिलने वाले हैं। अगर मैं सक्शन स्ट्रोक की बात करूं तो सक्शन स्ट्रोक के केस में क्या होता है, ऐसा इंजन्स मतलब पेट्रोल इंजन्स, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और सीआई इंजन्स का मतलब है डीजल इंजन्स। तो पेट्रोल इंजन्स के केस में क्या होगा, सक्शन स्ट्रोक के दौरान हम एयर और फ्यूल के मिक्सचर को सिस्टम में इनहेल करते हैं या सक करते हैं, खींचते हैं। ठीक है। जबकि सीआई इंजन्स के केस में सिर्फ और सिर्फ एयर को ही सक किया जाता है। ठीक है। कंप्रेशन स्ट्रोक में नाम से ही क्लियर हो रहा है, हम यहाँ पर कंप्रेस करेंगे जो भी फ्यूल या फिर एयर सिस्टम में आ गया है। तो यहाँ पर दोनों ही जो हमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो हमने इनहेल किया है, हम दोनों को ही कंप्रेस करते हैं और यहाँ पर सिर्फ एयर को ही कंप्रेस किया जाता है। ठीक है। पावर स्ट्रोक जो थर्ड स्ट्रोक है, इस स्ट्रोक में क्या होता है, जब हम पेट्रोल इंजन्स की बात कर रहे हैं, ऐसा इंजन्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो एक होमोजीनियस नेचर वाला मिक्सचर होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। ओके। और इसको कंप्रेस करना भी कंपेरेटिवली आसान होता है, जबकि यहाँ पर तो सिर्फ एयर है, तो नॉट एन इश्यू ऑफ दिस होमोजीनिटी और हेट्रोजीनिटी। ठीक है। इसके बाद में हम एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर जिसको हमने कंप्रेस कर लिया है, उस मिक्सचर के कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में हम लोग स्पार्क प्लग का यूज़ करते हैं और स्पार्क प्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग। तो हम स्पार्क प्लग का यूज़ करते हैं और एक बहुत ही हाई वोल्टेज का स्पार्क यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। ऐसा होने से क्या होता है कि जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कंबशन होने के लिए प्राइम रिक्वायरमेंट क्या है, एक कोई फ्यूल जो कि जलने वाला है और ऑक्सीजन जो कि जलने में हेल्प करने वाली है। तो दोनों यहाँ पर अवेलेबल है और स्पार्क की हेल्प से आपने स्पार्क प्रोड्यूस कर दिया है, तो कंबशन होने लगता है और ऑक्सीडेशन होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है और ऐसा होने की वजह से एक एक्सप्लोजन की तरह से एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कंबशन चैम्बर के अंदर, और उसी वजह से पिस्टन को जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक पुश मिलता है और उसी से आपका सिस्टम रन करने लगता है। फोर्थ स्ट्रोक में क्या होता है कि जो भी बर्न्ट गैसेस हैं, जली हुई गैसेस, जो धुआं है, उसको आपको बाहर निकालना होता है। तो यहाँ पर आप बर्न्ट गैसेस को रिमूव कर लेते हैं। तो बर्न्ट गैसेस को एनवायरनमेंट में एग्जॉस्ट करने के लिए इस स्ट्रोक का आप यूज़ करते हैं। ठीक है। अब अगर मैं सीआई इंजन्स की बात करूं या डीजल इंजन्स की बात करूं, आपने सक्शन स्ट्रोक में क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ एयर को इनहेल किया था। कंप्रेशन स्ट्रोक में आपने इसको कंप्रेस कर दिया। सिर्फ एयर को कंप्रेस करना बड़ा आसान है।
ठीक है, क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में है और आपको पता है कि गैसेस जो है वो काफ़ी अच्छे से कंप्रेसिबल होती हैं, जबकि लिक्विड्स को कंप्रेस करना आसान नहीं होता, नॉर्मली ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक एयर थी लेकिन कुछ फ्यूल भी था जिसको कंप्रेस करना इतना आसान नहीं था, तो हम बहुत ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो यहाँ पर मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि जो एयर अवेलेबल है इसको आपने कंप्रेस कर दिया है, और कंप्रेशन के बाद में यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर जो है एयर का बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इस वेरी हाई प्रेशर की और वेरी हाई टेम्परेचर वाली जो एयर है, इसके कांटेक्ट में आप क्या करते हैं, फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं। ध्यान रखें यहाँ पर आपका फ्यूल क्या है, यहाँ पर आपका फ्यूल डीजल है। इस फ्यूल को आप स्प्रे की फॉर्म में इंजेक्ट करते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अंदर बहुत अच्छा खासा प्रेशर अवेलेबल है। अगर आपको फ्यूल को इंजेक्ट करना है तो उससे भी ज़्यादा प्रेशर पर इंजेक्ट करना पड़ेगा, तो आप और भी हाई प्रेशर का यूज़ करते हैं। और जब ये फ्यूल इंजेक्ट करता है तो ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्रिएट करता है। ठीक है, और इस हेट्रोजीनियस मिक्सचर की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं है हमें कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना है, बट फिर भी यहाँ पर चूंकि इतना हाई प्रेशर और टेम्परेचर ऑलरेडी एयर का हो चुका था कि जब आपने फ्यूल को इंजेक्ट किया तो ये अपने AIT को अचीव कर लेता है। ये AIT क्या है, इस AIT को हम कई बार SIT भी कहते हैं। ध्यान रखें, ये SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं है। इसका जो मीनिंग है वो होता है ऑटो इग्निशन टेम्परेचर, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। और जो मैंने SIT कहा इसका फुल फॉर्म सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। तो दोनों एक ही बात है। ठीक है, AIT और SIT आप जो भी कहें। तो यहाँ पर चूंकि इसका टेम्परेचर और प्रेशर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा था, आपने जब डीजल को इंजेक्ट किया सिस्टम में विद द हेल्प ऑफ फ्यूल इंजेक्टर, तो यहाँ पर ये सेल्फ बर्निंग स्टार्ट हो गया। सेल्फ बर्निंग हुआ तो इसका कंबशन स्टार्ट हो गया, बर्निंग स्टार्ट हो गई, और ये कंबशन आपने यहाँ पर देखा। अगेन सिनेरियो बिल्कुल सेम रहेगा, फ्यूल बर्न करेगा, पिस्टन को पुश मिलेगा, पिस्टन दूर की ओर मूव करेगा और आपके सिस्टम में पावर जनरेट हो जाएगी। और फोर्थ जो आपका स्ट्रोक है इसमें सेम बिहेवियर होने वाला है, एग्जॉस्ट ऑफ बर्निंग बर्नट गैसेस। तो एग्जॉस्ट ऑफ बर्नट गैसेस ये आपको करना होता है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू दैट व्हाट इज़ द बेसिक वर्किंग फॉर बोथ दी टाइप ऑफ इंजन्स। ओके, मैंने अभी एक नई टर्म का यूज़ किया था, उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। अगर आपको याद होगा, मैंने पहले जो प्रीवियस वीडियो था IC इंजन्स का, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम पिस्टन और सिलेंडर का डिस्कशन कर रहे होते हैं तो अज्यूम कीजिए कि ये आपका पिस्टन, ये मैंने ये पिस्टन बनाया है जिसको मैंने हैच पोर्शन से रिप्रेजेंट किया, और ये इधर की तरफ ये पिस्टन रॉड है, और ये आपका टोटल वॉल्यूम है, और ये कुछ, तो इसको मैंने TDC कहा था, टॉप डेड सेंटर। इसको मैंने BDC कहा था, बॉटम डेड सेंटर। तो ये हमने कहा था, डिस्कस किया था कि जब BDC से TDC की तरफ मूवमेंट होता है तो काफ़ी सारा जो वॉल्यूम है जितने में ये पिस्टन स्वैप करता है, इसको हम स्वैप्ड वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, और जिस पोर्शन में पिस्टन का मूवमेंट नहीं होता उसको हम क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो टर्म काम में आती है हमारे, वो ये, इसको हम स्मॉल RC से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज नोन एज द कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, ये कंप्रेशन रेशियो का मतलब क्या होता है, टोटल वॉल्यूम बाय मिनिमम वॉल्यूम। कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है, मैक्सिमम वॉल्यूम बाय मिनिमम वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां पर आपका मैक्सिमम वॉल्यूम क्या हो गया, स्वैप्ड वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम बाय मिनिमम वॉल्यूम क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम। सो दिस इज योर कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, अब ये डिस्कशन हमें क्यों करना पड़ा कंप्रेशन रेशियो का, देखिए। यस, तो यहाँ पर हम जो बड़ा डिस्कशन करते हैं वो ये होता है कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर हमारे पास में होता है, तो हम बहुत ज़्यादा लेवल तक इसको हम कंप्रेशन में नहीं ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंप्रेस इसको कम कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्लियरेंस वॉल्यूम होता है वो टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है।
और आप यहाँ से जान रहे हैं कि जितना क्लियरेंस वॉल्यूम कम होगा उतना ही आपका कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई है कि जो कंप्रेशन रेशियो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्लियरेंस वॉल्यूम के। तो क्लियरेंस वॉल्यूम जितना छोटा होगा उतना ही कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इन केस ऑफ स्पार्क इग्निशन इंजन हम क्लियरेंस वॉल्यूम को हमें सिग्निफिकेंट रखना होता है, जबकि कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स के केस में हम क्लियरेंस वॉल्यूम को बहुत ही कम रख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एयर को ही हम कंप्रेस कर रहे हैं और हमको पता है कि सिर्फ एयर को बहुत छोटे वॉल्यूम में कन्वर्ट किया जा सकता है, कंप्रेस करके रखा जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग विच इज रिक्वायर्ड टू गेट द बेसिक नॉलेज अबाउट द कंबशन इन बोथ द इंजन्स। तो हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि पेट्रोल इंजन्स में कंबशन एग्जैक्टली कैसे होता है। पहले हम कुछ पार्ट्स का डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये जो है ये आपका कंबशन चैम्बर है। इसमें ये दो कलर के मॉलिक्यूल्स जो रिप्रेजेंट कर रखे हैं, ये जो ब्लूइश ड्रॉप है ये एक्चुअली एयर के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो रेडिश ड्रॉप है ये फ्यूल के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि एयर और फ्यूल दोनों को आपने इनहेल किया है। एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ से आ रहा है सिस्टम से। कहाँ से आ रहा है ये? तो इनटेक वेल्व से आ रहा है। तो हमने इनटेक वेल्व ओपन कर रखा है, यहाँ से अब ये इंसर्ट कर गया है। ठीक है, ये इधर से आ रहा है और ये इंसर्ट कर रहा है क्योंकि ये वेल्व खुला हुआ है। ठीक है, तो ये कब होता है? जब आप इनटेक स्ट्रोक होता है या इसको सक्शन स्ट्रोक हमने पहले डिस्कस किया है। तो सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा? पिस्टन नीचे की ओर मूव करेगा। जब पिस्टन नीचे की ओर मूव करेगा तो डेड वेट ऊपर की ओर मूव करेगा। इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पिस्टन जब नीचे की ओर मूव करेगा, ये पिस्टन है, ये पिस्टन रॉड है, कनेक्टिंग रॉड भी इसको हम कहते हैं। ये क्रैंक शाफ्ट है जहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है, कंबशन चैम्बर है जहाँ पर एयर फ्यूल का मिक्सचर आ रहा है। ये स्पार्क प्लग यहाँ पे लगा हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम पेट्रोल इंजन का डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि स्पार्क प्लग सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन में ही पाया जाता है। ये एग्जॉस्ट वेल्व है जो कि अभी बंद है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दी सक्शन स्ट्रोक। तो ये पहला स्ट्रोक हमारा हो गया है। सेकेंड स्ट्रोक में क्या होता है? कंप्रेशन होता है। तो पिस्टन ऊपर की ओर मूव करेगा, ये आपको दिख रहा है पिस्टन। तो ये जो आपका एयर और फ्यूल का मिक्सचर है ये अब कंप्रेस हो गया है। ठीक है, दोनों वेल्व यहाँ पर क्लोज हैं। ठीक है, तो ये कंप्रेशन प्रोसेस आपको क्लियर हो गया। इसमें बड़ा आसान है, दोनों वेल्व क्लोज हैं और हम पिस्टन को ऊपर की ओर ले जाते हैं। थर्ड स्ट्रोक में क्या होता है कि दोनों वेल्व यहाँ पर भी क्लोज हैं, लेकिन कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में हमने देखा कि बहुत कम वॉल्यूम में एयर और फ्यूल दोनों के ही मॉलिक्यूल्स यहाँ पर अवेलेबल थे। बहुत कम वॉल्यूम में जब ऐसा था तो हमने स्पार्क प्लग की हेल्प से वेरी हाई प्रेशर का वेरी हाई वोल्टेज का हमने स्पार्क यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर एक स्पार्क चिंगारी बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जनरेट होती है और ऐसा होने की वजह से जो भी फ्यूल के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, उनमें वो इग्नाइट हो जाते हैं। जैसे ही एक आध मॉलिक्यूल्स का इग्निशन स्टार्ट हुआ, जैसे ही वो इग्नाइट होते हैं दूसरे आसपास के मॉलिक्यूल्स भी इग्नाइट होते हैं और ऐसे करके फ्लेम प्रोपेगेट होने लगती है। तो ये जैसे ही ये फ्लेम प्रोपेगेट होती है तो एक अच्छे अमाउंट में वेरी हाई टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होता है और उसकी वजह से पिस्टन को नीचे की ओर पुश मिलता है, यहाँ से दूर की ओर। तो यहाँ से दूर क्या है? द अपोजिट साइड ऑफ द पिस्टन मूवमेंट। तो ये स्पार्क प्लग जो है वो फायर किया और ये मूवमेंट हुआ और ऐसा मूवमेंट करने की वजह से पिस्टन नीचे की ओर मूव करेगा और ये सारा का सारा जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है ये बर्न हो जाएगा। ठीक है, तो पूरे स्ट्रोक में ये एक्सपेंशन मिला, पिस्टन नीचे गया, डेड वेट ऊपर आ गया, वापस से बिकॉज ऑफ द इनर्शिया डेड वेट नीचे जाएगा, पिस्टन को ऊपर की ओर धकेलेगा। अभी यहाँ पर क्या बच गया है? सिर्फ जली हुई गैसेस, क्योंकि ये अब एयर नहीं है, फ्यूल नहीं है, वो अब बर्निंग होने के बाद में गैस बन चुका है, काला धुआं। तो वो अब आपको बाहर निकालना है। उसके लिए आपने क्या किया? एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन कर दिया है। एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है और यहाँ से सारी बर्न्ट गैसेस बाहर की ओर निकल जाती है। ये आपका एक कंप्लीट साइकिल हो गया है। ये एक कंप्लीट साइकिल कितने स्ट्रोक्स में हुआ है? 1 2 3 एंड 4। इसका मतलब ये कौन सा इंजन हुआ? दिस इज 4 स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक में कौन सा इंजन है ये? हम यहाँ पर स्पार्क प्लग का यूज कर रहे हैं। फ्यूल में हमारे पास में पेट्रोल था, इसलिए ये पेट्रोल इंजन है। तो ये 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है। जो अभी हमने डिस्कस किया है ये कंबशन प्रोसेस है। ठीक है, बर्निंग कैसे होती है या वर्किंग ऑफ दी 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। क्लियर? ये जो आपका रोटेशन हो रहा है, ये रोटेशन
सिर्फ एक साइकिल में ही आपको एनर्जी मिलती है, एक स्ट्रोक में ही आपको एनर्जी मिल रही है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में कोई एनर्जी नहीं मिल रही है, सक्शन स्ट्रोक में कोई एनर्जी नहीं मिल रही है और कंप्रेशन स्ट्रोक में भी कोई एनर्जी नहीं मिल रही है। आपको चार में से सिर्फ एक स्ट्रोक में ही एनर्जी मिलती है। तो आपको इस एनर्जी को स्टोर करके रखना है ताकि बाकी तीन स्ट्रोक्स में भी आप अपने सिस्टम को रन कर पाएँ। और ऐसा करने के लिए हम कौन सा डिवाइस का यूज़ करते हैं? तो वो डिवाइस था फ्लाई व्हील। तो हम जो फ्लाई व्हील का यूज़ करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी स्टोरेज के लिए ही होता है। ठीक है, जितना बड़ा फ्लाई व्हील होगा उतनी ज़्यादा हम एनर्जी स्टोर कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, वो बिगर साइज जो है वो फ्लाई व्हील की इतनी होनी चाहिए कि वो इंजन के द्वारा जनरेटेड एनर्जी से घूम भी सके। ठीक है, सो प्रोबेबली ये आपको क्लियर हो गया है। हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज़ कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स, मतलब डीजल इंजन्स। तो सेम हमारा कंबशन प्रोसेस अब हम समझते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स का मतलब, कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स मतलब डीजल इंजन यहाँ पर है और डीजल फ्यूल काम में आने वाला है। डीजल फ्यूल जब भी आप काम में लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एयर के मॉलिक्यूल्स को ही आपको इनहेल करना है। तो आपने एयर के मॉलिक्यूल्स को इनहेल किया इनटेक वेल्व से, इनटेक स्ट्रोक में या फिर सक्शन स्ट्रोक में। ठीक है, ऐसा कब हो पाएगा? जब पिस्टन नीचे की ओर मूव कर रहा है, इनटेक वेल्व ओपन है, यहाँ पर वैक्यूम बन गया। वैक्यूम बनने की वजह से बाहर की जो एनवायरनमेंट की एयर है उसका प्रेशर ज़्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर कम है। तो ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से अपने आप से एयर का फ्लो अंदर की ओर होगा। पहले भी ऐसा ही हुआ था स्पार्क इग्निशन इंजन्स में भी, इसी कारण से सक्शन स्ट्रोक में फ्यूल और एयर के मॉलिक्यूल्स अंदर आते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल्स जब सारे अंदर आ चुके हैं पिस्टन के नीचे जाने की वजह से, इनटेक वेल्व को हम क्लोज कर देते हैं। एग्जॉस्ट वेल्व ऑलरेडी क्लोज था। हम पिस्टन को ऊपर की ओर मूव करते हैं। जो मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे एयर के वो अब कंप्रेस होने लगते हैं और बहुत थोड़े से वॉल्यूम में वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं। हम इसको अभी डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स का डिस्कशन करेंगे, क्लियरेंस वॉल्यूम कंपेरेटिवली कम होता है इन कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम। तो हम यहाँ पर हायर कंप्रेशन रेशियो का डिस्कशन कर सकते हैं। हमेशा डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो हाई रखा जाता है इसीलिए। ठीक है, तो जब आपने यहाँ पर बहुत ही थोड़े से वॉल्यूम में आपके मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो गए हैं, आपने फ्यूल इंजेक्टर का यूज़ किया और ये फ्यूल इंजेक्टर से हम वेरी हाई प्रेशर पर फ्यूल इंजेक्ट करते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर मॉलिक्यूल्स का ऑलरेडी बढ़ गया था। उसके कांटेक्ट में जब ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आपको फ्यूल के मॉलिक्यूल्स मिक्स होते हैं तो ये सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर को या फिर ऑटो इग्निशन टेम्परेचर को अचीव कर लेते हैं और ऐसा होने की वजह से खुद से जलने लगते हैं। जैसे ही एक आध मॉलिक्यूल जले, आसपास वाले मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिली और उनकी भी बर्निंग स्टार्ट हो गई और ऐसा होते होते पूरे के पूरे वॉल्यूम में फ्लेम प्रोपेगेट हो जाती है और ये पिस्टन को एक बहुत बड़ा पुश मिलता है, ये नीचे की ओर मूव करता है और सारा का सारा वॉल्यूम जो भी यहाँ पर एयर और फ्यूल के मॉलिक्यूल्स है वो आपस में रिएक्ट करते हैं। और कोशिश हमेशा ये रखी जाती है कि फ्यूल के जो भी मॉलिक्यूल्स है वो सारे के सारे बर्न हो जाए। हो सकता है कि कुछ ऑक्सीजन बची रह जाए, कोई बात नहीं, बट फ्यूल के मॉलिक्यूल्स वो सारे बर्न हो जाने चाहिए। ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की टेंडेंसी रखी जाती है। फोर्थ स्ट्रोक हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक है जो बिल्कुल सेम है। इनलेट वेल क्लोज रहता है, एग्जॉस्ट वेल को हम ओपन कर देते हैं और सारे बर्नट मॉलिक्यूल्स को खुद से भी बाहर निकलते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट का प्रेशर कम है और यहाँ का प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ये खुद से भी प्रेशर डिफरेंस की वजह से बाहर निकलते हैं। और पिस्टन भी जब ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो ये इन मॉलिक्यूल्स को प्रोपेल करता है, गाइड करता है कि ये मॉलिक्यूल्स आसानी से बाहर की ओर निकल जाएं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द 4 स्ट्रोक डीजल इंजन्स। ओके, नेक्स्ट वी नीड टू टॉक अबाउट द डिफरेंट मल्टीपल सिलेंडर इंजन बिहेवियर। तो देखिए यहाँ पर ये 4 सिलेंडर इंजन को हमने रिप्रेजेंट किया है। तो ये 4 सिलेंडर इंजन में चारों ही अलग अलग स्ट्रोक्स आपके चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये 4 डिफरेंट आपके पिस्टन हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का आपको ये दिख रहा है मूवमेंट, ये ब्लू कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रेश चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एनवायरनमेंट से एयर का या फिर एयर और फ्यूल का मिक्सचर का यहाँ पर इनहेल किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये बीच में जो वाइट कलर का ये सिस्टम दिख रहा है ये एक्चुअली स्पार्क प्लग है। इसका मतलब ये कौन सा इंजन हुआ? ये पेट्रोल इंजन हुआ, स्पार्क इग्निशन इंजन हुआ। तो ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये एयर और फ्यूल का मिक्सचर है। तो ये सक्शन स्ट्रोक चल रहा है इस वाले सिलेंडर में।
सेकंड आपका जो केस है वो ये वाला जो आपका सेकंड है, इसमें क्या हो रहा है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक का एंड है, इसमें सारी बर्न्ड गैसेस निकल गई है, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि सक्शन स्ट्रोक का स्टार्टिंग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये वाल्व जो है वो ओपन होने वाला है या फिर एग्जॉस्ट वाल्व रिमूव हुआ है। ये जो फर्स्ट वाला सिलेंडर है, पिस्टन है, इसमें आप देख रहे हैं काला धुआं है, मतलब ये अभी एग्जॉस्ट स्ट्रोक चल रहा है। ठीक है, और जो थर्ड वाला पिस्टन है इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पर फ्लेम आपको दिख रही है, इसका मतलब ये अभी पावर स्ट्रोक जो है, एक्सपेंशन स्ट्रोक जो है उसका स्टार्टिंग आपको मिल रहा है। अभी अभी स्पार्क प्लग से स्पार्क जनरेट हुआ है और यहाँ पर फ्यूल की बर्निंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये जो सारी की सारी यहाँ पर इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व लगे हुए हैं, ऊपर आपको कैम्स भी दिख रही है, तो ये सारे के सारे किसके ऊपर माउंट है, ये कैम शाफ्ट के ऊपर माउंट है। हम लोगों ने प्रीवियस भी एक फिगर का यूज़ किया था इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि पिस्टन जिस शाफ्ट से कनेक्टेड होते हैं उसको हम क्रैंक शाफ्ट कहते हैं। तो पिस्टन पिस्टन रॉड के थ्रू कनेक्टेड होता है और इसी शाफ्ट के ऊपर आपको डेड वेट भी माउंटेड हुआ हुआ दिखता है। और जबकि हम यहाँ पर जिस अरेंजमेंट के थ्रू कैम शाफ्ट को पावर देते हैं वो आपका ये गियर और बेल्ट ड्राइव के थ्रू ये कनेक्टेड है। ठीक है, और ये कैम शाफ्ट भी इससे रन हो रही है। तो 4-stroke petrol engine requires 4 strokes of piston and 2 revolutions of crankshaft to complete one cycle of the operation. Okay, now if we need to talk about the 2-stroke petrol engines, तो 2-stroke के केस में क्या होगा, बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। जो काम हम लोगों ने 4 स्ट्रोक्स में किया है वो यहाँ पर हमको सिर्फ 2 स्ट्रोक्स के दौरान करना है। मतलब पिस्टन का एक बार मूवमेंट डाउन साइड में और एक बार अप साइड में आपकी एक कंप्लीट साइकिल हो जानी चाहिए। जबकि अब तक कैसा हो रहा था, अब तक एक मूवमेंट डाउन साइड में, एक अप साइड में, फिर एक डाउन साइड में, फिर एक अप साइड में। तो ऐसा जब होता है तो ये 4 स्ट्रोक इंजन है, और सिर्फ 2 स्ट्रोक्स में ही अगर आपका इंजन जो है वो एक कंप्लीट साइकिल कर लेता है तो वो आपका 2 स्ट्रोक इंजन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये कैसा हो रहा है, ये आपका जो इंजन है ये इंजन असेंबली है, ये यहाँ पर स्पार्क प्लग को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। हम ऑलरेडी पेट्रोल इंजन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, समझ में आता है। ये जो है इंजन के यहाँ पर आपको आउटर साइड में ये फिन्स दिखाई दे रही है, ये कूलिंग पर्पस से रखी जाती है ताकि इंजन की कूलिंग फास्ट होती रहे। ठीक है, और ये पिस्टन आपको पता है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये क्रैंक शाफ्ट है, ये डेड वेट है। ठीक है, और ये इसको हम केसिंग कहते हैं, या फिर कंबशन चैम्बर कह लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये किस तरह से वर्किंग होता है। तो ये सिर्फ 2 ही स्ट्रोक्स में आपको पूरा का पूरा कंबशन करवाना है, तो इसमें एक साथ में मल्टीपल ऑपरेशंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को अगर हम डिस्कस कर लें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला ये वाला जो गेट आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर वेल्व हम नहीं कहते हैं, हम यहाँ पर पोर्ट शब्द का यूज़ करेंगे, पोर्ट। तो ये आपका जो है, दिस इज़ योर इनलेट पोर्ट, इनलेट पोर्ट। ठीक है, और ये जो आपको इधर दिख रहा है इसको हम ट्रांसफ़र पोर्ट कहते हैं, और जहाँ से एग्जॉस्ट होता है वो आपका एग्जॉस्ट पोर्ट कहलाता है। तो 3 पोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो जब पिस्टन अभी नीचे आ गया तो देखो ये अपने आप से बंद हो गया है, और यहाँ पर कोई भी वेल्व की तरह पहली बात है नहीं सिस्टम, यहाँ पर पोर्ट है और पोर्ट की ओपनिंग के लिए कोई कैम शाफ्ट वगैरह नहीं लगी हुई है। पोर्ट की ओपनिंग और क्लोजिंग सिर्फ और सिर्फ पिस्टन के मूवमेंट से अपने आप से होने वाली है। तो पिस्टन का शेप और डिज़ाइन ही ऐसी रखी जाती है कि पोर्ट की ओपनिंग और क्लोजिंग इसके मूवमेंट की तरफ से अपने आप से होती रहे। तो अब देखिए ज़रा कि अभी क्या हो गया कि पहले हम इधर की ओर मूव करते हैं, तो ये पेट्रोल और फ्यूल का, एयर और फ्यूल का मिक्सचर इनलेट पोर्ट से अंदर एंटर करता है। ये यहाँ की ओर जाएगा जब ये पिस्टन ऊपर की ओर जा रहा है, ये ऊपर जाएगा, फिर वापस जब नीचे आने लगेगा तब तक ये मिक्सचर अंदर की ओर मूव करेगा। ये पिस्टन और सिलेंडर के अंदर ये आपको देखने को मिलने वाला है। ये इधर की ओर ये एयर और फ्यूल का मिक्सचर आ जाता है। जैसे ही पिस्टन नीचे की ओर आएगा तो ये यहाँ पर गैप बन जाएगा, देखिए आपको दिख रहा है यहाँ से। तो ये जो गैप बन जाएगा, यहाँ से ये एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर की ओर मूव करने लगेगा। ठीक है, ये मूव करता है, मूव करने के बाद में ये जब एग्जॉस्ट वेल बंद हो जाता है, मतलब ये जब ये सिचुएशन पर आ गया है यहाँ पर,
तो ये जब क्लोज हो चुका है और ये अभी अंदर जो ये मूव कर चुका था, एयर और फ्यूल का मिक्सचर कंप्रेशन की ओर मूव कर जाता है। तो ये भी कंप्रेशन प्रोसेस हुआ। कंप्रेशन प्रोसेस के एंड में आपने स्पार्क प्लग का यूज़ करके स्पार्क प्रोड्यूस कर दिया। करंट का यूज़ हम करते हैं, डिफरेंट कॉइल अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है। मैग्नेटो कॉइल अरेंजमेंट हो सकता है, बैटरी इग्निशन सिस्टम हो सकता है, मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम हो सकता है। तो डिफरेंट इग्निशन सिस्टम्स के थ्रू हम यहाँ पर स्पार्क प्लग से स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर एयर और फ्यूल का कंबशन होगा, बर्निंग होगा, प्रोसेस केमिकल रिएक्शन वही होने वाली है, ठीक है। सिर्फ 2 स्ट्रोक्स में कंप्लीट कर रहे हैं, बस इतना सा चेंज है। स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पर बर्निंग हुई, पीछे की ओर पुश मिला तो ये पिस्टन नीचे की ओर मूव करता है, तो यहाँ से बर्न्ट गैसेस अपने आप से बाहर निकलने लगती है। ये आपको पता है अपने आप से क्यों बाहर निकल रही है, क्योंकि यहाँ का प्रेशर हाई है, टेम्परेचर हाई है एनवायरनमेंट के प्रेशर टेम्परेचर के कंपेयर में, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से अपने आप से फ्लूइड फ्लो होने वाला है, ठीक है। तो ये बर्न्ट गैसेस अपने आप से बाहर निकलती है। एक और चीज़ यहाँ पर जो डिस्कशन की आती है वो ये कि जो ये आपको डिफरेंट कलर के यहाँ पर कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं कि इस दिशा में देखो ये थोड़ा कुछ कलर अलग है और यहाँ से थोड़ा कलर डिफरेंट है। तो ये जो राइट साइड से फ्रेश चार्ज अंदर की ओर मूव कर रहा है, ये अगर यहाँ से इधर की ओर आ रहा है तो इसकी टेंडेंसी ये हो सकती है कि इधर से बाहर डायरेक्ट चला जाए। इसको अवॉइड करने के लिए हम पिस्टन की क्राउनिंग करते हैं। आपको दिख रहा है ये पिस्टन का बहुत ही स्पेशल शेप दिख रहा है यहाँ से, ठीक है, कर्व्ड कर दिया है हमने टॉप से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्राउनिंग। क्राउनिंग क्यों कहा गया है? क्योंकि हम इसके ऊपर एक ताज पहना रहे हैं और इस क्राउनिंग का बेनिफिट हमें ये मिलता है कि जो फ्रेश चार्ज है वो डायरेक्ट एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर नहीं जाता है, जबकि ये ऊपर की ओर मूव करने लगता है। और इससे एक और बेनिफिट हमें मिलता है कि जब ये फ्रेश चार्ज ऊपर की ओर मूव करता है तो यहाँ पर जो बर्न्ट गैसेस अवेलेबल हैं उनको एक पुश मिलता है कि वो बाहर की ओर मूव करे। तो ऐसा होने की वजह से एक गाइड भी बर्न चार्जेस को मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमने सिर्फ 2 स्ट्रोक्स में हमारे एक साइकिल को कंप्लीट कर लिया। इसीलिए ऐसे ही यहाँ पर भी जो है वो पोर्ट्स ही आपको देखने को मिलेंगे। इनलेट पोर्ट है, एग्जॉस्ट पोर्ट है और ट्रांसफ़र पोर्ट है। इनलेट पोर्ट से हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एयर को ही इनहेल करने वाले हैं सक्शन स्ट्रोक में। सिर्फ एयर जब सिस्टम में मूव करेगी, जबकि पिस्टन ऊपर की ओर मूव कर रहा है, तो ये पोर्ट अपने आप से ओपन हो गया है, यहाँ से एयर का मूवमेंट होगा और जब ये इधर से ट्रांसफ़र पोर्ट की तरफ कलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर जैसे ये पिस्टन नीचे की ओर मूव करता है, एयर का मूवमेंट यहाँ से इधर की ओर सिलेंडर के अंदर होने लगेगा और ये पहले की तरह पिस्टन में जो हमने क्राउनिंग यहाँ पर देखी है, तो क्राउनिंग जो है अगेन हमारे लिए हेल्पफुल यहाँ पर होने वाली है। और विद द हेल्प ऑफ क्राउनिंग हम यहाँ पर एग्जॉस्ट गैसेस को आसानी से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे ही सारी एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल गई है, वापस से पिस्टन ऊपर की ओर मूव करने लगता है और जो भी गैसेस अवेलेबल है, मतलब एयर अवेलेबल है, उस एयर को ये कंप्रेस कर देता है। यहाँ पर ये हाई प्रेशर और टेम्परेचर को अचीव कर लेती है। ये दिस इज़ फ्यूल इंजेक्टर और फ्यूल इंजेक्टर की हेल्प से हम यहाँ पर फ्यूल को इंजेक्ट करेंगे और यहाँ पर बर्निंग ऑफ फ्यूल हो जाएगा। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर को फ्यूल अचीव कर लेता है और बर्निंग देखने को मिलती है, उससे एक्सपेंशन होता है, पिस्टन वापस से पीछे की ओर मूव करता है और उसके बाद में जो बर्न्ट गैसेस है उनको हमको रिमूव करना होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन सभी के माइंड में आ सकता है कि जब हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, सो देन व्हाट इज़ द गारंटी कि सारी की सारी एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल गई है, कि एग्जॉस्ट जो है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं, 100% अचीव हुआ है या नहीं, दिस इज़ नॉट श्योर। दूसरी बात, क्या ऐसा भी तो पॉसिबल है कि जो फ्रेश चार्ज है, फ्रेश चार्ज जो है मतलब जो अनबर्नड आपका चार्ज है, वो भी तो बाहर निकल सकता है, बाईपासिंग उसकी भी हो सकती है, ओके। तो देखो इसमें बड़ा अच्छा ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो एग्जॉस्ट को 100% बाहर निकालना हमारी प्राइम रिक्वायरमेंट है, ठीक है, दिस इज़ प्राइम रिक्वायरमेंट। तो हमेशा प्रयत्न किया जाता है कि पूरा का पूरा जो बर्न चार्ज है वो बाहर जाना ही चाहिए। अब इसमें ऐसा करने के दौरान कभी ऐसा पॉसिबल है कि थोड़ा बहुत फ्रेश चार्ज भी अगर बाहर चला जाए तो कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। इन केस ऑफ डीजल इंजन्स तो ये बहुत ही फ़ायदे का सौदा है, क्योंकि हम वैसे भी इनटेक में हमारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ एयर है,
तो फ्यूल का तो वेस्टेज हो ही नहीं रहा है। तो सिर्फ डीजल इंजन में ही ये बेनिफिट है। पेट्रोल इंजन में जो हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर ये बेनिफिट हमको नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिस्टम के अंदर जा रहा है, ठीक है। और ये जब एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकालने के दौरान खुद भी अगर बाहर चला जाता है तो हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत लॉस मिलने वाला है, बट स्टिल उस लॉस को भी हम बेनिफिशियल ही मानते हैं। और यही आपने कभी देखा भी हो कि जो टू व्हीलर्स हुआ करते थे, जिनमें हमने टू स्ट्रोक इंजन्स को काफ़ी यूज़ किया है, उनमें एग्जॉस्ट पाइप के एंड में कभी आपने लिक्विडस थोड़ा सेमी विस्कस लिक्विड वगैरह देखा हो, ऑयल जैसा, तो वो इसी कारण से होता था कि इसमें बर्न्ट गैसेस में जो कार्बन के पार्टिकल्स वगैरह हुआ करते थे वो इस अनबर्न्ट फ्यूल के साथ में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। और दूसरा एक और बड़ा कारण लुब्रिकेशन ऑयल की वजह से भी होता है, वो हम आगे आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक पेट्रोल एंड डीजल इंजन्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिस्कशन, दैट इज़ डिफरेंसेस बिटवीन द पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। ओके, तो यहाँ पर पेट्रोल इंजन्स के केस में अगर मैं बात करूँ, ये टू स्ट्रोक इंजन हो चाहे पेट्रोल के लिए या फिर फोर स्ट्रोक इंजन हो, कैसा भी हो, इनमें हम फ्यूल की ही बेसिकली फ्यूल के बेस पे जो हमने इंजन्स की बात की है, हम उन्हीं के डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। तो पेट्रोल इंजन्स में क्या होता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिस्टम के अंदर जाता है, जबकि डीजल इंजन में सिर्फ और सिर्फ एयर को ही सक्शन के दौरान यूज़ किया जाता है। पेट्रोल इंजन्स में हम कार्बोरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एयर और फ्यूल की मिक्सिंग करने के लिए काम में आता है, तो ये एयर और फ्यूल का मिक्सचर एक्चुअली, ठीक है। जबकि डीजल इंजन्स में हम फ्यूल इंजेक्टर का ही यूज़ करते हैं। मैक्सिमम प्रेशर यहाँ पर 10 बार के आसपास रखा जाता है। यहाँ पर मैक्सिमम प्रेशर काफ़ी ज़्यादा तक रखा जा सकता है, 35 से 40 बार तक का भी प्रेशर रखा जा सकता है। इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन्स स्पार्क प्लग का हम उपयोग करते हैं। डीजल इंजन्स में कोई स्पार्क प्लग की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, फ्यूल इंजेक्टर का यूज़ करते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं फ्यूल इंजेक्टर इज़ यूज्ड, ओके। एंड देन ऑटो साइकिल इज़ द बेसिक साइकिल जिसके ऊपर ये पेट्रोल इंजन वर्क करता है। डीजल इंजन जो है वो डीजल साइकिल के ऊपर वर्क करता है। कंप्रेशन रेशियो जो मैंने आपको बताया था, आर सी इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम वी मैक्स बाय वी मिन, ओके। मतलब हमारा वी स्वैप्ड बाय वी स्वैप्ड प्लस वी सी बाय वी सी, ये हमारा कंप्रेशन रेशियो था। ये यहाँ पर 6:10 होता है पेट्रोल इंजन्स के केस में, जबकि डीजल इंजन्स के केस में ये 15 से 25 तक हो सकता है, ठीक है। इनको स्टार्ट करना बड़ा आसान है। आप एक 2-3 महीने के बाद में भी अगर एक पेट्रोल की गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, बड़ी आसानी से स्टार्ट हो जाती है, जबकि डीजल इंजन की किसी ऑटोमोबाइल को स्टार्ट करना उतना आसान नहीं होता है, ठीक है। इनमें वाइब्रेशन कम होते हैं क्योंकि कंप्रेशन रेशियो कम है, इसलिए वाइब्रेशन भी कम है, ठीक है। यहाँ पर कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा है तो वाइब्रेशन भी ज़्यादा है, और इसी वजह से ये वाइब्रेशंस को मैनेज करने के लिए वेट को बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये इसका वेट भी ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर वाइब्रेशन कम थे तो कम वेट से काम चल जाता है, तो यहाँ पर लेस वेट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। लेस वेट से ही काम चल जाता है। हाई स्पीड इंजन्स होते हैं क्योंकि वज़न भी कम है, पावर भी अच्छी खासी डेवलप हो रही है, तो ये हाई स्पीड इंजन्स के तौर पे ज़्यादा काम में लिए जाते हैं। जबकि ये लो स्पीड इंजन्स होते हैं, वेट कैरी करने में ज़्यादा बेहतरीन होते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है क्योंकि लेस वाइब्रेशन है, लेस वेट है, और कंप्रेशन रेशियो वगैरह भी कम है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होगी क्योंकि लेस वाइब्रेशन हमेशा लेस प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। मोर वाइब्रेशन ऑलवेज क्रिएट more problems, so more maintenance is required in case of diesel engines, okay. So this is about the comparison between petrol and diesel engines. Now we need to talk about the comparison between two stroke and four stroke engines. तो टू स्ट्रोक इंजन्स की अगर हम बात करें तो बेसिक डिफरेंस क्या है इनके बीच में, फंडामेंटल डिफरेंस, तो साइकिल कंप्लीटेड इन 2 स्ट्रोक्स और 1 रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। जबकि यहाँ पर क्या, 4 स्ट्रोक के केस में एक साइकिल कब कंप्लीट होता है, जबकि 4 स्ट्रोक्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं या फिर 2 रिवॉल्यूशंस ऑफ द क्रैंकशाफ्ट कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। 2 स्ट्रोक के केस में पर साइकिल आपका पावर डेवलप्ड ज़्यादा होता है,
ये पर साइकिल यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, पर साइकिल पावर डेवलपमेंट इज मोर हियर, वाइल इन केस ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन्स पर साइकिल पावर डेवलपमेंट कम होता है, क्योंकि पर साइकिल में क्या होता है 4 स्ट्रोक्स है, तो जो पावर डेवलप हुई बाय 4 करना पड़ता है पर स्ट्रोक के अकॉर्डिंग। ठीक है, जबकि यहाँ पर उतने ही समय में 2 साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, तो पावर डेवलपमेंट यहाँ पर ज़्यादा है। स्मॉल फ्लाई व्हील होता है क्योंकि हर दूसरे स्ट्रोक में आपको एक बार पावर मिल रही है, तो ज़्यादा आपको पावर स्ट्रोक करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि यहाँ पर क्या है 4 में से एक बार में आपको पावर मिल रही है, तो 3 स्ट्रोक जो है आपको पावरलेस रन करने हैं, इसलिए आपको हैवियर फ्लाई व्हील की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इनकी डिज़ाइन इजी होती है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन वाले हैं। पोर्ट्स यहाँ पर उपयोग में लेते हैं, यहाँ पर वेल्व का उपयोग किया जाता है। ये इनको स्टार्ट करना बड़ा आसान है, ये थोड़े से कंपेरेटिवली मुश्किल होते हैं। कंप्रेशन रेशियो यहाँ पर बहुत कम होता है, यहाँ पर कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है। थर्मल एफिशिएंसी इन केस में आपको थोड़ी सी कम मिलती है, यहाँ पर थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा मिलती है, और यही एकमात्र कारण है कि आजकल हम नॉर्मली 4 स्ट्रोक इंजन्स को ही ज़्यादातर उपयोग में लाते हैं। ऑपरेटिंग टेम्परेचर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है, क्यों होता है? क्योंकि हर दूसरे स्ट्रोक में से एक स्ट्रोक में आपको पावर मिल रही है, तो कूलिंग होने के लिए आपको सिर्फ एक ही स्ट्रोक में ठीक है, तो यहाँ पर कूलिंग इतना फास्ट नहीं हो पाती है, जबकि यहाँ पर एक स्ट्रोक में पावर मिल रही है और 3 स्ट्रोक्स में पावर नहीं है, तो 75% टाइम जो है वो कूलिंग का मिल गया है, तो यहाँ पर कूलिंग जल्दी हो जाती है, इसलिए ऑपरेटिंग टेम्परेचर लो होता है। ठीक है, इनका वेट कम होता है, ये नॉर्मली हायर वेट वाले होते हैं, ये आवाज़ ज़्यादा करते हैं, मोर नॉइसी होते हैं, जबकि ये लेस नॉइसी होते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द बेसिक डिस्कशन ऑफ combustion process in diesel engine, petrol engine, 2 stroke and 4 stroke. So this is all for today. Thank you very much. We will meet again with the new topic.